हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 की, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा 29 जुलाई को घोषित की गई थी। तो इस शिक्षा नीति को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा है और इसमें एक बात ये भी है कि अब विज्ञान पढ़ने वाला कोई भी छात्र संगीत भी सीख सकेगा। तो आइए विस्तार में जानते हैं नई शिक्षा नीति को। सबसे पहले शिक्षा नीति की जो प्रमुख बातें हैं उस पर ध्यान देते हैं। 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश की नई शिक्षा नीति को सहमति प्रदान की। 34 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। अब किसी भी वर्ग का छात्र अपनी रुचि के अनुसार कोई भी विषय ले सकता है। इसका अर्थ है कि अब छात्रों में विभाजन जो वर्ग के अनुसार होता था वो नहीं होगा। जैसे पहले या अभी तक विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग और या फिर कला वर्ग में छात्रों का विभाजन होता था, अब ऐसा विभाजन नहीं होगा। अब कोई भी छात्र कोई भी विषय लेकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकता है। मतलब विज्ञान पढ़ने वाला छात्र अब संगीत भी सीख सकता है और केमिस्ट्री पढ़ने वाला कोई भी छात्र गृह विज्ञान भी ले सकता है। अभी तक बीच में अगर आपकी पढ़ाई किसी भी कारणवश छूट जाती थी तो आपका वो साल बर्बाद हो जाता था, लेकिन नई शिक्षा नीति में इसकी भी व्यवस्था की गई है। जितने ड्यूरेशन तक आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू किए रहेंगे उस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। अभी तक जो आपकी शिक्षा नीति थी वो 1986 की शिक्षा नीति थी और उसी के अनुसार आपके स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षण व्यवस्था चल रही थी। अब जो नई शिक्षा नीति है उसमें जीडीपी का 6% शिक्षा पर व्यय करने का प्रस्ताव रखा गया है। आगे अब जानते हैं नई शिक्षा नीति किस समिति की अनुशंसा पर आई है। 24 जून 2017 को सरकार ने प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक 9 सदस्यों की समिति गठित की थी। समिति ने 31 मई 2019 को अपनी रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के प्रारूप पर सरकार ने लोगों से सुझाव मांगे और लगभग 2 लाख सुझाव सरकार को प्राप्त हुए। प्राप्त सुझावों का तकनीकी सचिवालय और एनसीईआरटी द्वारा विश्लेषण किया गया। इसके बाद स्कूली शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के लिए गठित 2 समितियों ने प्राप्त विश्लेषणों का अध्ययन किया और उसके अनुसार नई शिक्षा नीति को तैयार किया गया। अब जानते हैं कि शिक्षा का नया प्रारूप क्या होगा। अभी जो शिक्षा का प्रारूप है वो 1986 की शिक्षा नीति के अनुसार 10+2+3 के अनुरूप है। अब इस प्रारूप को बदलकर 5+3+3+4 को अपनाया जाएगा। इस 5 में 5 साल तक फाउंडेशनल यानी बुनियादी शिक्षा प्रदान की जाएगी। उसके बाद 3 साल तक प्रिपरेटरी प्राथमिक शिक्षा, फिर 3 साल तक मिडिल और 4 साल तक सेकेंडरी स्तर की स्कूलिंग होगी। 6 साल की उम्र से पहली कक्षा की पढ़ाई शुरू की जाएगी। अब जो सेकेंडरी स्तर की स्कूलिंग होगी वो सेमेस्टर प्रणाली पर आधारित होगी। आइए अब जानते हैं बुनियादी शिक्षा में क्या बदलाव हुए हैं। बुनियादी शिक्षा 3 से 6 साल के बच्चों का पाठ्यक्रम एनसीईआरटी तैयार करेगी। 6 से 9 साल के बच्चों के लिए पहली कक्षा से तीसरी कक्षा के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों में बुनियादी साक्षरता और अंकों की समझ विकसित करना होगा। एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ को अब को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ बोला जाएगा और उसे मुख्य पाठ्यक्रम का अंग बनाया जाएगा। कक्षा 6 के बाद से ही वोकेशनल यानी कि पेशेवर शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। आइए शिक्षा के माध्यम पर बात करते हैं। 5वीं कक्षा तक के बच्चों को
दिशा निर्देश और पढ़ाई उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में की जाएगी। इसे 8वीं कक्षा या उसके बाद भी लागू किया जा सकता है, लेकिन ये बच्चों की इच्छा पर निर्भर करेगा। यह व्यवस्था बच्चों में उनकी मातृभाषा के प्रति रुचि जागृत करने के लिए लागू की जाएगी। इसका एक लाभ ये भी होगा कि बच्चों को चीज़ों को समझने में आसानी होगी, क्योंकि मातृभाषा में बच्चे अपने आप को ज़्यादा सहज पाते हैं। अब आइए देखते हैं कि संस्कृत और विदेशी भाषाओं का ज्ञान कैसे दिया जाएगा। शिक्षा के सभी स्तरों पर संस्कृत और माध्यमिक स्तर पर विदेशी भाषाओं को पढ़ाने का भी प्रस्ताव किया गया है। सबसे मुख्य बात यह है कि कोई भी भाषा किसी भी छात्र पर थोपी नहीं जाएगी। आइए अब कक्षा 6 से बात करते हैं कि कक्षा 6 से क्या बदला हुआ है। स्कूली शिक्षा का पाठ्यक्रम 5+3+3+4 के अनुसार होगा। इसके अनुसार बच्चा 3 से 6 साल तक एक ही तरीके से शिक्षा प्राप्त करेगा, जिससे उसकी बुनियादी शिक्षा और अंक ज्ञान मजबूत हो सके। माध्यमिक स्कूल कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को विषय से परिचित कराया जाएगा। कक्षा 6 से ही बच्चों को सॉफ्टवेयर कोडिंग सिखाई जाएगी और भौतिकी यानी कि फिजिक्स के साथ बच्चे फैशन टेक्नोलॉजी की भी पढ़ाई कर पाएंगे। आगे जानते हैं कि परख क्या है। नई शिक्षा नीति में परख की स्थापना की बात की गई है। तो छात्रों के समग्र विकास के लिए कार्य प्रदर्शन आकलन, दक्षता एवं ज्ञान विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख की स्थापना की जाएगी। परख का जो फुल फॉर्म है वो है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। यह एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में काम करेगा। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा राष्ट्रीय पेशेवर नाम मानक 2022 तक विकसित किया जाएगा। अब देखते हैं बोर्ड परीक्षा का नया स्वरूप क्या होगा। बोर्ड परीक्षा वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव एवं विषय मतलब सब्जेक्टिव आधारित 2 भागों में विभाजित की जाएगी। परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाएगी। इसमें से किसी एक का चुनाव विद्यार्थी स्वेच्छा से कर पाएगा। सभी विषयों में 2 स्तर के विकल्प होंगे जो बेसिक और स्टैंडर्ड में विभाजित होंगे। छात्र कोई भी विकल्प चुनकर उसके अनुसार पढ़ाई कर सकेंगे। छात्रों का विभाजन कला, वाणिज्य और विज्ञान आदि के वर्गों में नहीं होगा। कोई भी छात्र कोई भी विषय चुन सकेगा, मतलब फिजिक्स के साथ संगीत भी कोई भी छात्र ले सकेगा। अब देखते हैं रिपोर्ट कार्ड के स्वरूप में क्या बदलाव किया गया है। वर्तमान रिपोर्ट कार्ड के स्वरूप में बदलाव करते हुए समग्र मूल्यांकन पर आधारित रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। हर कक्षा के बाद जीवन कौशल परखने पर जोर होगा, ताकि 12वीं के बाद छात्रों को एक पूरा पोर्टफोलियो मिल सके और वो अपनी सुविधा अनुसार आगे अपने जीवन में बढ़ने के लिए कैरियर का चुनाव कर सकें। देखते हैं अब उच्च शिक्षा में क्या बदलाव हुए हैं। उच्च शिक्षण संस्थान विधि और चिकित्सा को छोड़कर एक ही नियामक द्वारा संचालित होंगे। निजी एवं सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एक ही नियम होंगे। 4 साल का डिग्री प्रोग्राम, फिर एमए और उसके बाद सीधे पीएचडी कर पाएंगे। पीएचडी अभी तक करने के लिए पहले एमफिल करना होता था, लेकिन अब नई नीति में एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। जो छात्र रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा और जो सर्विस में जाना चाहते हैं उनके लिए 3 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा। उच्च शिक्षा में 2035 तक सकल नामांकन दर को 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। कॉलेज में प्रवेश के लिए एक ही परीक्षा होगी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए साल में 2 बार आयोजित करेगी। अगले 15 सालों में महाविद्यालयों को डिग्री देने की स्वायत्तता प्रदान कर दी जाएगी।
मतलब महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय से मान्यता की आवश्यकता नहीं रहेगी। उच्च शिक्षा में निजी संस्थानों के लिए फीस कैप की व्यवस्था होगी। मतलब कोई भी शिक्षण संस्थान अपनी मर्जी के मुताबिक फीस का निर्धारण नहीं कर पाएगा। एक अधिकतम फीस की सीमा तय कर दी जाएगी। विश्व के अग्रणी 100 विश्वविद्यालयों में से कुछ को भारत में अपने कैंपस खोलने को प्रोत्साहित किया जाएगा। शीर्ष भारतीय संस्थानों को वैश्विक बनाया जाएगा और 2040 तक उच्च शिक्षण संस्थानों को मल्टीडिसिप्लिनरी बनाया जाएगा। आइए अब जानते हैं मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट क्या है, जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है। वर्तमान में उच्च शिक्षा में बीच में पढ़ाई छूटने पर कोई विकल्प नहीं मिलता है, लेकिन नई शिक्षा नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट मिलेगा। अगर कोई भी छात्र सिर्फ पहला साल कंप्लीट करने के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देता है, तो वर्तमान परिदृश्य में उसका वो साल बर्बाद हो जाता है। लेकिन अब नई शिक्षा नीति में पहला साल पूरा करने के बाद उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरा साल पूरा करने पर एडवांस डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा, तीसरा और चौथा साल पूरा करने पर डिग्री प्रदान की जाएगी। इससे बीच में पढ़ाई छूटने पर छात्रों का साल बेकार नहीं होगा, उन्हें क्रेडिट ट्रांसफ़र और एक ब्रेक के बाद डिग्री पूरा करने का मौका मिलेगा। अब जानते हैं नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में। अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन की तरह भारत में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी, जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शोध को बढ़ावा देना होगा। टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट में तकनीकी को बढ़ावा दिया जाएगा और तकनीक की मदद से विकलांगों में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 8 क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स स्थापित किया जाएगा। वर्चुअल लैब कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा और इसके साथ ही नेशनल एजुकेशन फोरम को भी बनाया जाएगा। अब देखते हैं शिक्षा पर जीडीपी का कितना खर्च होगा। शिक्षा में अभी तक जीडीपी का मात्र 4.43% ही खर्च हो रहा है। उसको बढ़ाकर नई शिक्षा नीति में 6% तक करने का प्रस्ताव किया गया है। राष्ट्रीय आय का शिक्षा पर 6% व्यय की अनुशंसा कोठारी शिक्षा आयोग 1964-66 ने की थी, जो अभी तक नहीं हो पाया है। अब स्वतंत्र भारत की शिक्षा नीतियों के बारे में बात करते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति की घोषणा 1968 में कोठारी आयोग की सिफारिशों पर की गई थी। दूसरी शिक्षा नीति का प्रारूप 1986 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री केसी पंत ने प्रस्तुत किया था और इसी शिक्षा नीति के अनुरूप ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी शुरुआत किया गया था। वर्तमान शिक्षा नीति 2020, जिसकी घोषणा मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 29 जुलाई 2020 को की है। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा, जो कि 1985 से पहले तक शिक्षा मंत्रालय के नाम से ही जाना जाता था। 1985 के बाद इस मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। तो धन्यवाद, और फिर आपसे मिलेंगे कभी किसी नए टॉपिक के साथ।